हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जैती पहाड़ पानी पुड़गांव के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, हम क्लास एट्थ का जो चैप्टर नंबर सेकेंड हम पढ़ रहे हैं आवर पास्ट का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सो yesterday we learn about the kingdoms and the empire of Mughal and other सल्तनत। हमने देखा कि जो उनका व्यापार था, जो प्रशासन था, वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे आगे को हुई। आज ये चैप्टर मैं फिनिश करूँगा और इस चैप्टर में जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, उसका जो पहला कोटेशन है वो है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशंस। अर्थात अब उन बादशाहों ने नए जो शासन है उनकी स्थापना कैसे की। अब बात ये आती है कि जो वो बचे हुए थे उनकी स्थापना कैसे की। मैं आपको बताऊं, वॉरेन हास्टिंग जो गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 से 1785 तक बने थे, वॉज वन ऑफ द मेनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। अर्थात गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैसले से अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हास्टिंग के समय तक आते जाते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई मद्रास की सत्ता में भी काम कर चुके थे। ब्रिटिश इलाके मोटे प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, उन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय तीन प्रेसिडेंसी थी। उस समय जो थी वो तीन प्रेसिडेंसी थी और वो थी आपकी बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हास्टिंग ने कई प्रशासकों में सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खासतौर से उल्लेखीय थे। ये व्यवस्था चलती गई और फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव टू कोर्ट्स, अ क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम फौजदारी अदालत भी कहते हैं, जो पहला था, और दूसरा जो था वो दीवानी अदालत था जिसको हम सिविल कोर्ट कहते हैं। उसकी स्थापना भी इन लोगों ने की। यानी जो क्रिमिनल कोर्ट होता है वो फौजदारी कहलाता है और जो सिविल होता है वो दीवानी अदालत कोर्ट कहलाता है। तो मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत आती हैं। ये बहुत ध्यान देने की बात है गाइस कि जो फौजदारी अदालत है वो काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आती है, लेकिन ये वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। लेकिन इस बात से वो परिचित होंगे कि वो कलेक्टर की निगरानी में जो थे वो काम करते थे। A major problem was that the Brahman and Pandit gave different interpretations of local laws based on different school of the, जिसको हम बोलते हैं धर्मशास्त्री। अर्थात एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण जो पंडित थे धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने के लिए काम सौंपा गया। एन बी हालैंड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर दी थी। 1773 के रेगुलेट जब एक्ट जो पारित हुआ था उसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सरदार निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उनका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीश पुलिस अधिकारियों या दरोगा की सहायता में जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। गाइस, कंपनी की फौज ने फिर क्या क्या करना वहां स्टार्ट किया। कॉलोनल
अर्थात जिसे हम कर्नल कहते हैं, रूल इन इंडिया बॉट द सम न्यू आइडियाज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रीट। अर्थात कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए विचार के आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज रूप में घुड़सवारी, सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना की उन्हें तीरंदाजी और ताकत तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारी का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशावर प्रशिक्षण वाला जो मैदान था, वहाँ उन चीज़ों को लेकर चले। तो 18वीं सदी की हम बात करें तो जब अवध और बनारस जैसे रियायतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशावर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यह तरीका अपनाया। अंग्रेजी शासन के सौंपे जो भारतीय बंद सिपाही से थे, आर्मी कहलाते थे। वो सब क्या कहलाते थे? आर्मी कहलाते थे। सो गाइज, ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी और ऐसे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ वहाँ पर। अब आप देखेंगे कि समस्याएं तो बहुत सारी थीं, लेकिन जो पेशावर सिपाही सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भाषाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किया। सो गाइस, आपको स्टार्ट होगा कि जब 1857 गिव अस अ ग्लिम्पस इनटू अ वर्ल्ड ऑफ द स्पॉय, तो यू विल रीड अबाउट द रिवोल्ट इन चैप्टर नंबर 5। अर्थात 1857 की क्रांति जो मेरठ से स्टार्ट हुई, मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी, उसमें दुनिया की झलक दिखती है और उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका टोटल जो सार, जो कंक्लूजन इस चैप्टर का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी अ कंपनी इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स की अगर हम बात करें तो इसका कुल जो निचोड़ है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी से आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में जाने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा असर स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, अर्थात पूरे नियंत्रण में वो ले चुकी थी। सो गाइस, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसके असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में दे रहा हूँ, आप उसके आंसर सॉल्व करिएगा। जो भी आपको टर्मिनोलॉजी इसकी समझ में ना आए, जो भी शब्दावली आपके समझ में ना आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बाय कॉल कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी जो शिक्षा है वो प्रदान कर सकूं। इसके लिए हम लोग लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए बहुत तैयारी करते हैं, ताकि आपका हर वर्ड का मीनिंग हम आपको बता सकें। तो आप इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अब नेक्स्ट डे यानी कल हम चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए।